वही बात है, वो महम कांड की वजह से ही उनको ये था कि इस परिवार को हमने वो करना है। फादर साहब के ऊपर मुकदमे कर दिए, हमारे ऊपर हम दो भाई थे, चाचा ताऊ के, दोनों ने लॉ के लिए दिया था, दोनों के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। वो भी प्रेशर में फिर हमारे को जेल बदल दी, रातों रात घर वालों को पता नहीं हम कहाँ हैं। रात को ही सुबह अर्ली 5:30-6 बजे हमारी जेल ट्रांसफर करके भिवानी भेज दिया गया। जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा था फादर साहब का वहां पे अम्बाड़ा कोर्ट में, तो जज ही हमारा वकील होता था। फिर घर में ऐसे सर्कमस्टांसिस हो गए, उसने चौटाला साहब ने अपने मुकदमे दर्ज कर दिए फादर साहब के ऊपर। तो उसके दौरान फिर वो एजुकेशन उसके बाद हो नहीं पाई, छूट गया एजुकेशन, केस कर दिया गया, जिसकी वजह से हफ्ता 10 दिन में जेल में भी रहा था। फिर जमानत हो गई थी और फिर कोर्ट ने बिल्कुल बरी कर दिया कि आप किस हिसाब का, इनके ऊपर कोई केस बनता ही नहीं कि भाई राजनीतिक वो मामले हैं सारे। फिर भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन गए, फिर उन्होंने वो करके कोर्ट में ही वो करके कि जी ऐसा कुछ नहीं बनता, ये सारा राजनीतिक द्वेष था, इस वजह से उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए थे। नमस्कार, इस वक्त मैं है बलराम मेरे साथ हैं। बलराम दांगी हैं, पूर्व विधायक के बेटे हैं, पूर्व मंत्री के बेटे हैं और 2024 के जो चुनाव की सरगर्मियां हैं वो तेज हैं। और मैम विधानसभा में जो चर्चा है वो है कि अब की बार चुनाव जो है वो बलराम लड़ेंगे। तो बलराम की राजनीति में एंट्री कहां से हुई, कब हुई, वो जो चीजें हैं उनके ऊपर जो आज की बातचीत है वो सारी रहेगी। बलराम, मैं जानना चाहूंगा राजनीति में एंट्री बलराम की कब हुई? पहले तो मोहित भाई, मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा और सभी मेरे मैं मलका वासियों को भी नमस्कार करना चाहूंगा। मेरी एंट्री जहाँ तक की बात है, देखो हम छोटे छोटे थे, उसी टाइम से पैदा हुए, लगभग उसी टाइम से सन 78 में बाबूजी पहली बार सरपंच बने थे। मेरा 77 का मेरा जन्म है, तो उस हिसाब से आप ये मानो एंट्री तो परमानेंट है, पैदा हुआ तभी से एंट्री है राजनीति में। पर लेकिन जो सक्रिय जो राजनीति है उसमें मैं 2000 में चंडीगढ़ पास आउट करके आया था, बीए चंडीगढ़ कॉलेज से। चंडीगढ़ कौन से कॉलेज से? डीएवी कॉलेज से। डीएवी कॉलेज से मैं पास आउट हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे आया था। उसके बाद रेगुलर पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ और जब भी कोई प्रोग्राम होता है, चाहे हल्के लेवल पे हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, उसमें पूरे जोर से अपने जो भी है, जो पार्टी ड्यूटी लगाती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, एमपी साहब दीपेंद्र जी, जो भी ड्यूटी लगाते हैं उसमें पूरे सक्रियता से मैं काम करता हूँ। अच्छा, बलराम में डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से आपने बीए की, बीए के बाद आपने नहीं सोचा कुछ आगे और पढ़ाई के बारे में या कोई इस तरह की चीजें? नहीं, देखो ऐसे सर्कमस्टांसिस बन गए, वहां से पास आउट होके यहाँ पे इलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन गए थे। फिर घर में ऐसे सर्कमस्टांसिस हो गए, उसने चौटाला साहब ने अपने मुकदमे दर्ज कर दिए फादर साहब के ऊपर। तो उसके दौरान फिर वो एजुकेशन उसके बाद हो नहीं पाई, छूट गया एजुकेशन। क्यों, सारा सब कुछ कभी इधर कोर्ट में भागो फिर वहां भागो, ऐसे सारे सिस्टम में उस सिर्फ और सिर्फ ये वजह थी। वरना मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटे के उसमें मेरा एडमिशन हो भी गया था, पर लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसिस बन गए, मैं जा नहीं पाया वहां पे। अच्छा, बलराम ने उसके बाद एमडीयू में भी प्रयास किया कि एमडीयू से कोई डिग्री वगैरह ली? हाँ, एमडीयू में एक बार हमने एंट्रेंस टेस्ट दिया था अपना लॉ के लिए। तो उसमें फिर पता नहीं चौटाला ही सरकार थी उस टाइम पे, लॉ के लिए हम एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं और उसके बाद हमारे को डिस्क्वालीफाई ये कह के किया जाता है कि आप बीएड के उसमें एंट्री के लिए आप बैठे, उसमें आपने किसी और को बिठाया, इस वजह से आपको 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है। जिसकी वजह से अब देखो कोई भी है, मान लो 1% अगर कोई बच्चा वहां पे दूसरे को बिठा के वो भी करता है तो उनके हाथों हाथ जमानत हो जाती है। लेकिन हमारे ऊपर केस ऐसा था, ऊपर से प्रेशर था। फर्स्ट तो हम लॉ के लिए बैठे थे एंट्रेंस टेस्ट में, लेकिन तो किसी दूसरे उसके वो बिठा के वो हमारे के ऊपर वो कर दिया गया, केस कर दिया गया, जिसकी वजह से हफ्ता 10 दिन में जेल में भी रहा था। फिर जमानत हो गई थी और फिर कोर्ट ने बिल्कुल बरी कर दिया कि आप किस हिसाब का, इनके ऊपर कोई केस बनता ही नहीं। लॉ के लिए हम पेपर देने लग रहे हैं और दूसरे उसमें सब्जेक्ट के हिसाब में आपको वो किया गया, तो उसमें
कोर्ट ने ये मसला था कि बलराम ने एमडीयू उस टाइम पे कॉलेज हुआ करता, कॉलेज में लॉ के लिए फार्म भी भरा, लॉ का एंट्रेंस देने गया था, लेकिन मुकदमे में दिखा दिया कि ये बीएड में किसी और का एंट्रेंस दे रहा है। किसी और का नहीं, कि मैंने अपनी जगह किसी और को बिठाया। अच्छा, बीएड के एग्जाम में आपने अपनी जगह किसी और से एग्जाम दिलवाया? एग्जाम मैंने दिया था लॉ के एंट्रेंस के लिए, लॉ अपना जो डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में उसके लिए एंट्रेंस के लिए, पर लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में बिठा के उन्होंने वो कर दिया था। ये उन्होंने कहा कि बलराम तो अपनी जगह किसी और से पेपर दिलवा रहा है। बहुत राजनीतिक वो था, मुकदमा था, फिर कोर्ट ने 1 साल में हमारे को बरी कर दिया। उनके पास कोई ऐसे तथ्य थे। आपने बताया कि 8-10 दिन आप उस दौरान जेल में रहे, उस दौरान आपने शायद हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ली थी, जज ने कह दिया था गिरफ्तारी कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ इस तरह की बातें सामने? नहीं, हाई कोर्ट से नहीं, हम तो यहीं पे जाके कोर्ट में ही, रोहतक कोर्ट में ही जाके, रोहतक कोर्ट में हमने जब उन्होंने ये किया ना, हमारे ये कहने लगे, चल रही थी प्रोसेस चल रहा था, फिर ये बोले हम आपको पीओ करना पड़ेगा, फिर हम कोर्ट में जाके हो गए, सरेंडर कर दिया था। हाँ, फिर कोर्ट ने एक दिन अगले दिन के लिए तारीख दे दी कि नेक्स्ट डे की हियरिंग होगी, वो भी प्रेशर में फिर हमारे को जेल बदल दी। रातों रात घर वालों को पता नहीं हम कहाँ हैं, रात को ही सुबह अर्ली 5:30-6 बजे हमारी जेल ट्रांसफर करके भिवानी भेज दिया गया। हाँ, घर वालों को किसी को पता भी नहीं। घर वाले जब वहां पे गए, उन्होंने देखा कि भी कहाँ गए, यहाँ पे तो है नहीं, वहां पे बगैर हमारे को पता, बगैर उनको पता, वहां पे भेज दिया गया। ये सारा पॉलिटिकल मसला था। अच्छा, कई लोगों ने इस चीज का जिक्र किया कि बलराम जिस एग्जाम में बैठा था, लॉ के एग्जाम में, बलराम ने अपनी जगह किसी और को बैठाया, और उस दौरान जो ड्यूटी पे थे वो आपके गांव के ही एक क्लर्क थे जो आज घर बैठे हैं, उनको टर्मिनेट कर दिया था उस टाइम। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब राजनीतिक मामला था, टोटली राजनीतिक द्वेष था। वैसे तो बाबूजी के लगाए हुए और भी बहुत है, क्लर्क तो बहुत है और भी, पर लेकिन उसको भी इसी उसमें बेमतलब है, उसका कोई वहां पे था भी नहीं। तो ये सच्चाई है, वो आज घर बैठा है टर्मिनेट? हाँ, उसको हटा दिया बाद में। आपके गाँव का ही? हाँ, उसको क्या नाम है उसका? नाम सत्यनारायण। हाँ, सत्यनारायण। वो भी आपके फादर साहब के टाइम पर? हाँ, उसे उन्होंने नहीं लगाया था उस टाइम पे। कई सैकड़ों बच्चे हैं। अच्छा, जो ये एफआईआर हुई थी वो पॉलिटिकल प्रेशर मुख्यमंत्री जी का था, वो किसका पॉलिटिकल प्रेशर था कि बलराम के ऊपर इसके फादर साहब जेल में, अभी इसको भी जेल में डाला? भाई साहब, अब मैं आपको बताऊं, 1 हफ्ते के बाद अगर कोई केस बना है, अगर कोई और बच्चा बैठा है, तो मान लो हम उनकी बात बड़ी करते हैं विरोधी पार्टियों, कोई बच्चा बैठा है हतिया, तो उसी टाइम आप पकड़ो, वो उस टाइम पे वहां पे है नहीं, पेपर दे के आगे हम 1 हफ्ते के बाद हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया। 1 हफ्ते के बाद, जिस दिन पेपर दिया था उसके 1 हफ्ते के बाद। ये मुकदमा किस सुप्रिटेंडेंट ने दर्ज करवाया था, किसने दर्ज? नहीं, एमडीयू ने। मैंने जिससे एफआईआर के तहत आपका मुकदमा दर्ज है, मैंने वो एफआईआर पढ़ी है। एफआईआर मैंने पूरी डिटेल में गया, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, उस टाइम की ट्रिब्यून की, टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंगें पढ़ी है मैंने, वो सारी चीजें पढ़ी। इसमें एक चीज जो है वो जो समझ में नहीं आ रही वो ये है कि बलराम दांगी को आज मान लीजिए पकड़ा गया कि ये किसी और की जगह पेपर दे रहा है, तो मामला 1 हफ्ते बाद जो दर्ज हुआ, उस दौरान आपको पता था मामला दर्ज हो सकता है या इस तरह की बातें चल रही? नहीं, हमारे को नहीं पता था। आपको कब पता चला कि मामला दर्ज हो गया इस मामले में एफआईआर? जिस दिन हमारे वो एफआईआर दर्ज हुई उससे 1 दिन पहले ही की ऐसी बातें चल रही हैं, 1 हफ्ते पहले की बात है। एफआईआर दर्ज हुई उस टाइम आपके फादर साहब जेल में थे। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? आगे फिर वो कोर्ट में चला, ट्रायल चली, ट्रायल में कोर्ट से हम बरी हो गए, किसी प्रकार का कोई वो बनता ही नहीं। अच्छा, तो बलराम ने वो किया, उस मामले में बलराम बरी हो गया, और सत्यनारायण दांगी जो है मदीना गांव का, ये वो आज टर्मिनेट है, घर बैठा है। तो ऐसा क्या हुआ जब बलराम को बरी कर दिया तो सत्यनारायण दांगी को भी दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करवाना चाहिए? ये नहीं पता मेरे को उसमें उसको किया या नहीं किया, और भी कोई बात हो सकती है उसकी, उस टाइम पे नहीं किया था उसको, बाद में। सत्यनारायण दांगी का जो जिक्र आता है, मैंने कई लोगों से बात की, कई चीजें मैंने डिटेल में पढ़ी, उस एफआईआर को मैंने पूरी को पढ़ा, और भी कई लोगों से बात की, उस टाइम जो आपके सुपरिटेंडेंट थे उनसे मैं मिलके आया, बातचीत हुई, कई जगह सारी चीजें थी, लेकिन उसमें एक चीज जो समझ में नहीं, वो ये थी कि बलराम दांगी, जो सत्यनारायण दांगी था जो उस टाइम ड्यूटी पे था, उसने बलराम दांगी की मदद की, और उस मामले में वो आज टर्मिनेट कर बैठा है, बलराम दांगी उसमें बरी कर दिया गया। क्या मदद की वो तो आप बताओगे, आप उस टाइम। फिर वही बात है,
कुछ भी तो कोई मतलब मसला ही नहीं था ना। अगर मदद की होती तो कोई मसला तो होता। अब जब हम कोर्ट से बरी हो गए, कोई भी मसला, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मामला था ये। पॉलिटिकल, बिल्कुल पॉलिटिकल। मतलब इसमें जो लोकल लेवल की पॉलिटिकल थी वो भी शामिल थी, या केवल ऊपर से ही प्रेशर था कि आनंद के बेटे को फंसाना है? नहीं, इसमें तो ये फिर राजनीतिक प्रेशर के हिसाब से ही था सारा मामला। चीफ मिनिस्टर लेवल के प्रेशर टाइम उन्हीं के लेवल का मामला था, उसी लेवल का। तो इस मामले से फ्री होने के बाद फिर आपने आगे कोई पढ़ाई के बारे में उसमें नहीं सोचा? तो फिर रेगुलर इसमें आ गए हम। फिर 2005 में इलेक्शन आ गया दोबारा, फिर जिला परिषद के इलेक्शन आ गया, वो जिला परिषद का इलेक्शन फाइट किया, फिर वाइस चेयरमैन बन गया मैं रोहतक का। उसके बाद से रेगुलर पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, जो सत्यनारायण दांगी आपके मामले में जो बता रहे हैं कि टर्मिनेट हुआ, आज वो घर बैठे हैं, उनसे कभी बातचीत होती है, कोई जिक्र होता है इस तरह का? वो रेगुलर टच में है। अच्छा, रेगुलर है, कार्यकर्ता है बिल्कुल। तो उसको एमडी ने हटा दिया, आपके फादर साहब ने उस टाइम पर लगा था एसएस बोर्ड के चेयरमैन थे, तो भाई क्यों हटाया? कुछ इस तरह की बातें आगे नहीं चली, क्योंकि बीच में आपकी सरकार भी रह गई। पता नहीं, मेरे ख्याल से इस मामले में ना हो गया, और किसी मामले में मेरे को उसका इतना ज्यादा वो नॉलेज नहीं है कि कैसे किस हिसाब में क्या हुआ, लेकिन वो भी लगभग उसी टाइम पे उसको वो किया था। अच्छा, जिस टाइम आपके फादर साहब जेल में थे, आपका ये मामला चल रहा था, बंसीलाल जी से बात होती थी? आपके परिवार का कोई जुड़ाव, कोई बातचीत उनसे? नहीं, कभी कोई वो नहीं। कई लोगों ने मेरे को बताया कि जो आपके फादर साहब जेल में थे वो कई 100 करोड़ का मामला था, और उसकी जो मध्यस्थता थी वो बंसीलाल ने करवाई थी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, किसी प्रकार की कोई बात। भाई साहब, मैं आपको वो बताऊं, आपने जिक्र ही कर लिया। जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा था फादर साहब का वहां पे अम्बाड़ा कोर्ट में, तो जज ही हमारा वकील होता था। उसमें सारे उसमें ये ऑन रिकॉर्ड है कि भाई आप डांगी साहब का या एक मिनिस्टर जो है उसका ये खोट बताओ कि क्या है। जो सरकारी वकील होता था उससे पूछते थे क्या है, आप उनकी जिम्मेवारी बताओ कहां बनती है। कहीं नहीं बनती थी। सारी लास्ट वो तहसीलदार तक की थी। लेकिन आज वो जितने भी मामले थे सारे, एक कोई भी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसमें आपको 3 महीने के अंदर अंदर चालान पेश करना पड़ता है। आप वो उठा के देख लो, कभी उस मूल मामले में कभी चालान ही पेश नहीं हुआ है। आज तक चालान पेश नहीं हुआ था कभी, जब तक बाद में तो वो केस होगी सारी कि भाई राजनीतिक वो मामले हैं सारे। फिर भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन गए, फिर उन्होंने वो करके कोर्ट में ही वो करके कि जी ऐसा कुछ नहीं बनता, ये सारा राजनीतिक द्वेष था, इस वजह से उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए थे। तो ये सारी वो बात थी, चालान ही पेश नहीं कर पाए थे। आज बलराम के ऊपर कोई एफआईआर है? नहीं, आज कोई एफआईआर बिल्कुल कोई नहीं। तो उसके बाद से आप लगातार पॉलिटिकल टच में? बिल्कुल रेगुलर पार्टी के लिए काम करता हूँ। और अब चुनाव लड़ने की जो पूरी जो पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी उस हिसाब से हम, अब पहले लोकसभा का इलेक्शन है, भाई दीपेंद्र के लिए पूरी जी जान से इलेक्शन लड़ेंगे, फिर विधानसभा का आएगा, जो पार्टी जिम्मेवारी देगी जिस हिसाब से उस हिसाब से पार्टी के लिए काम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, जो एक बात है और मैं आपसे जानना चाहूंगा, तब आपने डीएवी कॉलेज से 2000 में ग्रेजुएशन की, रोहतक आए, फादर साहब आपके जेल में थे, तो आपने एमडीयू में ला का फॉर्म भर दिया, एंट्रेंस आपने दिया। मतलब उस दौरान आप एक्टिव हो गए थे पॉलिटिक्स में कि भाई अब मैं संभालूंगा, इसलिए आपके ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर में पर्चा दर्ज हुआ है, कुछ और बात थी? देखो, ये तो वो जाने, उनके साथ वही बात है, वो महम कांड की वजह से ही उनको ये था कि इस परिवार को हमने वो करना है। फादर साहब के ऊपर मुकदमे कर दिए, हमारे ऊपर हम 2 भाई थे, चाचा ताऊ के, दोनों ने लॉ के लिए दिया था, दोनों के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया था, दोनों के ऊपर ही। तो ये बलराम है, बलराम के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ था, और इनकी राजनीति में एंट्री कहां से हुई? 2000 में इन्होंने एग्जाम दिया, फिर जो चंडीगढ़ से इन्होंने पास आउट किया, एमडीयू में एंट्रेंस दिया, तो एफआईआर दर्ज होगी। उस टाइम इनके फादर साहब जेल में थे। मामला जब खत्म हुआ तो 2005 में इन्होंने जो जिला परिषद का चुनाव है वो लड़ लिया, वाइस चेयरमैन जो है ये वहां से चुने जाते हैं, और उसके बाद से लगातार एक्टिव हैं। अब जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि बलराम 2024 में कांग्रेस की टिकट पर मैम से उम्मीदवार हो सकते हैं। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।